अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉटलाइन। मैं हूं फैसल रहमान, लाइव इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हर तरफ हो रही है। सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, दो इंपॉर्टेंट केसेस जिसके ऊपर आज भी बात हुई। एक जो डॉक्टर अरसलान जो साहबजादे हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जनाब चौधरी इफ्तिखार साहब के, उनके हवाले से, मलिक रियाज साहब के हवाले से, और फिर आज सेकेंड डे पे जो छोटा फैसला दिया गया, उन्होंने कहा कि जनाब 9 जून को उनको बुलाया भी जाए। एक तो इम्पॉर्टेंट अपडेट। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू जिस पे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, उसका कि आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले एक खबर आती है कि जनाब कोहिस्तान में चंद लड़कियां, गालिबन 5 लड़कियां और 2-3 लड़के किसी शादी की तकरीब में नाच रहे थे या कुछ गाना गा रहे थे, और फिर वो वीडियो जो टेलीफोन से बनाया गया वो रिलीज़ हो गया, और फिर उस लोकल जरगे ने उनको सजाए मौत का, यानी कि उनको किया जाए का हुक्म सुना दिया गया। और फिर ये हुआ उसके बाद कि एक साहब नमूदार होते हैं और वो कहते हैं जनाब कि गालिबन उन लड़कों में से किसी के वो भाई हैं और उन लड़कियों को ज़बह कर दिया गया। और वो बड़े हल्फन, मैं कसम खा के कहता हूँ, मुझे जो सज़ा देनी है आप दे दें, लेकिन ये हो गया और वो हो गया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया। 3 फ़ौज के हेलीकॉप्टर्स गए, उसमें ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे और दीगर लोग थे, और फिर उसके बाद पता चला कि वो लड़कियां खैरियत से हैं। और ये पाकिस्तान को मतलब बड़ा इसमें बदनामी का हुआ, क्योंकि बड़े इंटरनेशनल मीडिया में भी इस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया गया, ऑथेंटिसिटी नहीं थी। आज के प्रोग्राम में उस इशू पे भी बात करेंगे। मेरे आज के मेहमान जो मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त, जनाब इकराम चौधरी साहब मौजूद हैं मेरे साथ। इकराम चौधरी साहब एक सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के। बहुत शुक्रिया आपका चौधरी साहब प्रोग्राम में आने के लिए। उनके बराबर में रखते हैं जनाब डॉक्टर इसरार शाह साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शाह साहब का ताल्लुक है, लेकिन जो आज का रेफरेंस है डॉक्टर साहब का वो ये कि वकला तहरीक में डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बहुत ही नुमाया एक नाम डॉक्टर साहब का था। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में आए। और उनके बराबर में इस वक्त हैं डॉक्टर फरजाना बारी साहिबा, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, नोन फिगर हैं, और ख़ास करके चीफ जस्टिस की बहाली के हवाले से भी डॉक्टर साहिबा का बहुत काम है। लेकिन इसके साथ साथ आज का जो है इशू स्पेन की, क्योंकि इसलिए मैं बात करूंगा बिकॉज शी वेंट टू कोहिस्तान, और ये उन खवातीन को मिली हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि गालिबन उनको ज़बह कर दिया गया। डॉक्टर साहब आपसे शुरू करता हूँ, थोड़ा सा हमें अपडेट कीजिएगा, क्या इन्फॉर्मेशन मिली? आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनी, लेकिन मैं चाह रहा था कि थोड़ा मजीद अपडेट करें। बेसिकली तो ये था कि क्योंकि आज जो हमारी जो मुलाकात हो सकी वो सिर्फ 2 खवातीन से हुई, एक आमना और एक शाहीन। आमना जो है वो वो जो वीडियो दिखाई गई है जिसमें 4 खवातीन हैं उनमें से एक है, और शाहीन वो लड़की है जो वीडियो में नहीं है मगर जिसके बारे में कहा गया था कि ये शायद उसको भी सजा हुई है, वो यंग लड़की है। तो उनसे दो से मुलाकात हो सकी। मैम ये सजा की बात सच्ची थी? वहाँ के जरगे ने सजा दी थी या ये वीडियो में? वहाँ पे कोई हमें एविडेंस नहीं मिला। ज़ाहिर है वो जो मौलाना जावेद थे वो बिल्कुल उन्होंने इनकार किया, और फिर जब हम वहाँ गए तो वहाँ भी लोगों ने कहा कि ऐसा कोई जिरगा हुआ नहीं है। तो अपेरेंटली जिरगा भी नहीं हुआ, और ये 2 लड़कियां जो थीं ये काफ़ी ये बिल्कुल सेफ थीं। हमें ये भी था, बल्कि उनको अलग कमरे में हम लेके गए जो हमारे साथ और भी सिविल ह्यूमन राइट्स। बॉडी लैंग्वेज क्या थी मैम? शुरू में तो काफ़ी घबराई हुई थी क्योंकि ज़ुबान भी उनको नहीं आती थी। और उनके चचा के साथ मतलब वो ये था कि हम 5-6 घंटे, क्योंकि वो ऊपर गए पहाड़ों पर चढ़ के, और फिर भी हम उनके घर तक नहीं पहुंचे। फिर उन्होंने एक बंदा आगे भेजा हुआ था, फिर वो लड़कियां नीचे आई, वरना अगर हमें और 2-3 घंटे लगते। तो वो फिर जब नीचे आई और तो उनके चचा भी साथ थे, तो वो शुरू में तो घबराई हुई थी, पर चचा ने बार बार उनको कहा कि आप सच बात करें। तो हमने उनसे पूछा कि ये वीडियो के बारे में भी पूछा कि कब बनी, आप इस वीडियो में आप वो तस्वीरें हम लेके गए थे जो वीडियो से हमने उनकी स्टिल फोटोज बनानी थी। हमने कहा पहले तो आप बताएं आप इनमें कहाँ हैं, आपकी ये बाकी लोगों के नाम वगैरह हमने वेरीफाई किए। फिर हमने पूछा ये वीडियो कैसे बनी, कहाँ बनी ना, तो उन्होंने कहा कि ये शादी की वीडियो नहीं है, एक प्राइवेट गैदरिंग में। उन्होंने बताया कि उनकी वो जो लड़के हैं उनकी कोई माँ उनको लेके गई, तो अपेरेंटली वो एक प्राइवेट गैदरिंग की है। और उस पर उन्होंने कहा ये लड़के भी वहाँ थे। और उसके बाद समहाउ वो आई डोंट नो वीडियो कैसे मोबाइल टू मोबाइल वो चली गई, और उस पर उन लड़कियों ने कहा, वो लड़कियों से हमने पूछा कि आप ठीक है, और बाकी खवातीन के बारे में भी पूछा, तो उन्होंने बताया कि फ़लाँ उस पहाड़ पे रहती है, दूसरी उस पहाड़ पे रहती है। ज़ाहिर 3 और औरतें, उनको तो हम वेरीफाई नहीं कर सके, नहीं मिल सके, लेकिन क्योंकि इन दोनों से मिलकर काफ़ी तसल्ली हो गई, फिर हम उनको एक अलग में कमरे में हम लोग लेके गए। और मैंने खुद ज़ाती तौर पर मैंने चादरें उन्होंने ली हुई थी, मैंने चादर हटाओ, देखो तुम खैरियत से हो। ज़ुबान इतनी नहीं समझ रही थी कि उनका फिजिकल कोई टॉर्चर, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और फिर जब हम अलहदा गए तो वो मुस्कुरा भी रही थी, रिलैक्स थी, उससे मुझे ज्यादा तसल्ली। तो ये बात कहाँ से निकली कि जनाब इनको कत्ल कर दिया जाएगा और उस लड़के ने जो कहा कि ज़बह कर दिया गया? देखिए मुझे लगता है इसमें जो उस इलाके में ये ट्रेडिशन तो बड़ा सख्त है। वो वहाँ जाके भी हमने एहसास हुआ, और हमने बहुत सारे केसेस की इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट की कि वहाँ जो ही कोई लड़की लड़के का मसला हो तो वहाँ पे फौरन कत्ल तो समझें कि वो कोई घर की बात
आता है ना, मतलब वो समझते हैं कि मतलब जैसे नेचुरलाइज उन्होंने कर लिया कि भाई लड़की लड़के को तो मारना ही मारना है, और उसमें वहाँ रियासत की समझ लें रिट ऑफ द गवर्नमेंट तो है ही नहीं है, वहाँ वो एक ट्राइबल वो अपना जिरगा बैठता है, और वो बल्कि जिरगा भी नहीं बैठता, वो घर वाले ही उनको कत्ल कर देते और फिर कोई उनको पूछता नहीं है। तो मुझे लगता है उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हुआ ये है कि अपेरेंटली जब ये वीडियो निकली है somehow, I don't know लड़कों की किस तरह से निकली, I don't want to comment on that, लेकिन जब उन लोग लड़कियों के एल्डर्स तक पहुंची है तो उन्होंने इन लड़कों को कन चोर, जो कि उस इलाके का ये कि कन चोर करार दिया कि उसका उसमें ये भी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि वाजिबुल कत्ल, मतलब उसमें ये होता है कि ऐसे केसेस में अक्सर ये होता है कि कत्ल कर देते हैं, पहले लड़कों को करते हैं फिर लड़कियों को करते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद उनको ये जब डर लगा कि ये शायद अब हमारे ऊपर उस एल्डर्स ने कहा होगा कि इनके ऊपर खतरा है, तो फिर उन्होंने ये स्टोरी बनाई कि ये वेडिंग थी और ये सब कुछ था। ये मुझे लगता है। बाकी एक बात मैं और करना चाहूँगी कि गो के वो लड़कियाँ जिनको 2 को हमने देखा वो महफूज हैं और 3 के बारे में एडमिनिस्ट्रेशन पता करेगी, लेकिन मैं ये बात यहाँ पे करना चाहती हूँ कि अब वो लड़कियाँ महफूज नहीं होंगी, ये मैं आपको बता दूं। क्यों, क्या वजह है? मैम अगर इजाजत एक ब्रेक ले लूं मैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा। कि हुकूमत बात करती है, रिट की बात करती है, लेकिन कुछ अभी तक ऐसे हमारे इलाके, ठीक है जिरगे का सिस्टम अपनी जगह पे, लेकिन ये इन बातों पर कत्ल की बात कर देना, इंसान की जान ले लेना, किस हद तक इसमें आगे सिलसिले बेहतर किए जा सकते हैं? एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। मैम क्विकली नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाऊंगा, मैं चाह रहा हूँ क्विकली अगर कमेंट्स ले लें सर कि अब आपके ख्याल में क्या इसका तरीकाकार होगा कि सर ये खवातीन जो हैं ये भी सेफ रहें, वो लड़के भी सेफ रहें और जिरगा भी एक तरफ सेटल हो जाए थोड़ा बहुत? पहली बात तो ये है कि इस बात की शदीद ज़रूरत है और फौरी, कि जिरगे के जो अरकान है वहाँ यकीनन वो आइडेंटिफाइएबल लोग हैं और होते हैं। ठीक है, वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी लगाई जाए हज़ारा की कि वो उनके नाम, जो कमिश्नर हैं वहाँ के, हाँ कमिश्नर और पुलिस के जो हेड हैं, SSP होंगे, DIG होंगे, इसी तरह वो जो डिस्ट्रिक्ट है उसका जो DPO है वो भी, इन सब लोगों की ये जिम्मेदारी लगाई जाए कि उनकी मुकम्मल डिटेल्स लें कि उनके नाम क्या हैं, ID कार्ड्स लें उनके, और उनको ये बात बताएं कि अगर इन बच्चियों को जो आप कह रहे हैं कि जिंदा हैं, अगर कुछ हुआ तो आपके खिलाफ कत्ल की FIR दर्ज होगी एंड यू विल बी ट्राइड अकॉर्डिंगली। ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि फौरी तौर पे वो जो 3 बच्चियां जिनकी अभी तक पता नहीं चला कि वो कहाँ हैं, उन तक रसाई होनी चाहिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की। और इस सिलसिले में अगर ये फौरी इकदाम न किए गए तो फिर ये समझा जाएगा जिरगे और लोकल फैसले करने वालों की तरफ से कि शायद इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तीसरी बात जो है, कांस्टेंट वॉच इन पे मॉनिटर किया जाएगा। और मॉनिटरिंग की मेरा ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट से जब मैसेज जाएगा कि आप मॉनिटर करें कॉन्स्टेंटली और वीकली या क्वार्टरली रिपोर्ट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक दें, तो मेरा ये ख्याल है कि ये किसी हद तक ये मामला यानी बच भी जाएगा, वो बच्चियों की जान भी बच जाएगी और शायद नए वाक़यात जो हैं उसमें फिर वो एहतियात करें। जी डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ फैसल साहब कि मैं इस पे सुप्रीम कोर्ट और उसके रोल को अप्रिशिएट करता हूँ कि इस किस्म के सेंसिटिव इशू पे और इस किस्म के रिमोट एरियाज़ पे जो वाक़या रिपोर्ट हुआ उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्शन लिया वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं ज़ाती तौर पे महसूस करता हूँ कि जो चोई साहब के व्यूज़ हैं कि वहाँ पर कांस्टेंट मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। और सुप्रीम कोर्ट के जिस तरह आज फैज़ाना बहन जो है वो वहाँ पर गई हैं और जाके जिरगे के लोगों से मिली हैं और जिरगे के लोगों का बड़ा सॉफ्ट एटीट्यूड था और बड़ा कोऑपरेटिव एटीट्यूड था। मैं समझता हूँ कि इस वक्त इस मुल्क के अंदर एक प्रॉपर एजुकेशन की ज़रूरत है और शऊरी बेदारी की ज़रूरत है। और इनका जो ट्रिप है जो NGOs का और ह्यूमन राइट्स पर जो काम कर रही हैं वो लोग उस बात तक गई हैं ऑन द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये बहुत बड़ी बात है और अप्रिशिएटेबल है स्टेप भी। पर्टिकुलरली वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है अब उसका रोल शुरू होता है कि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने उसी फ्यूडल ट्राइब माइंड के हवाले से अगर उन्होंने मूव किया तो ये बात गड़बड़ की तरफ से चीज़ें चल रही हैं और ये तो आप ओवरनाइट तो चेंज कर नहीं सकते ना इसको।
वो ठीक है, सदियों से ट्रेंड्स, उनके कल्चर का हिस्सा, उनकी वैल्यूज, सोशल नॉर्म, सब कुछ देखें। फैसल भाई, बेसिकली आपका जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है, जो इलेक्ट करके आप वो भी वोट देते हैं, उसकी दिलचस्पी पार्लियामेंट में या असेंबली में पहुंचने के अलावा है ही नहीं कि वो अपने इलाके के जो इश्यूज हैं उनको उस पे एड्रेस करे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे नज़र रखे, डेवलपमेंट के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, दीगर हवालों से वहाँ कम्युनिकेट करे लोगों के साथ। बेसिकली क्योंकि अब भी मैं ये समझता हूँ कि बेशतर आपके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इलेक्ट होने के बाद अपने इलाकों को नहीं जाते। और दिलचस्प सूरत हाल पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में आपने भी फरजाना और आपने भी डॉक्टर साहब और आपने भी देखा कि जब हमारे सहाफ़ी दोस्तों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर रईसानी साहब को बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सनस केसेस में वहाँ तलब हुए थे, उनसे पूछा कि आप कितने दिन कोयटा में रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप कौन है मुझे पूछने वाले, मैं वहाँ रहूँ या ना रहूँ। और ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है कि वो शायद ही 2 दिन 3 दिन कोयटा में होते हैं, बाकी वो मुख्तलिफ शहरों में, लाहौर, इस्लामाबाद एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये माइंडसेट जो है ठीक, ये हमारे इलेक्टेड रेप की है, इसको भी तब्दील करने। लेकिन सर दूसरा इंपॉर्टेंट है कि गलत रिपोर्टिंग जो है वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू, जो आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरजाना बोला था कि एक चीज़ तस्दीक नहीं होती और उसको आप कर देते हो, आप जिस तरीके से इसको एक्सप्लॉइट किया, इस किस्म के तो इशूज़ गोरा पकड़ता है, वेस्ट ढूंढ रहा है, और उन्होंने इसको इसके ऊपर खूब कैपिटलाइज किया। अभी सर आते हैं दूसरे हमारे सब्जेक्ट के ऊपर, बल्कि मैं आपसे शुरू करता हूँ फरजाना, फिर आपकी तरफ चलेंगे। सर ये जो डॉक्टर अरसलान जो कि साहबजादे हैं चीफ जस्टिस साहब के, उनके ऊपर ये बात लगी, इल्ज़ामात, कुछ एंकर्स हजरात ने भी बात की, हामिद मीर साहब ने भी उसमें पेश हुए, कामरान खान साहब भी और दीगर हजरात, कि जनाब कुछ शवाहिद ऐसे हैं कि मलिक रियाज साहब जो कि बहुत बड़ा एक नाम है, बिज़नेस टाइकून हैं, इंडस्ट्रियस्ट आपके रियल इस्टेट के अंदर, कि उन्होंने गालिबन कुछ पैसे दिए और फिर कुछ फुटेजेस बन गई और कुछ इस तरीके से। आप क्या समझते हैं सर, ये हकीकत है या महज ये भी एक कंस्पिरेसी थ्योरी लगती है आपको? देखिए, फ़िलहाल तो इस पर इस तरह से कमेंट करना कि असल हक़ाइक़ क्या है, मेरा ये ख्याल है कि चूँकि अब ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आ गया और इसमें मलिक रियाज और डॉक्टर अरसलान, इसके अलावा बहुत सारे एक्टर्स जो हैं और डायरेक्टर्स जो हैं, अभी उनकी आइडेंटिफिकेशन होनी है और उससे ये बात सामने आ जाएगी कि क्या डॉक्टर अरसलान ट्रैप हुआ या वाकई उस सारे मामले का वो उसी तरह हिस्सा है जिस तरह मलिक रियाज या बाकी लोग। देखिए, इस वक्त एक बात, सर दो चीज़ें, मैं टेक्निकल मुझे एक बात बताएं, एज ए लॉयर मैं आपसे अब सवाल करना चाहता हूँ। मुझे आप ये बताइए कि अगर एक शख्स मिसाल के तौर पे, कहते हैं जी अपनी हैसियत देख के आपको तोहफा देते हैं या कुछ देते हैं, अगर मिसाल के तौर पे मुझे अल्लाह ने बहुत नवाजा है, तो किसी के बच्चे की शादी होती है तो मैं अपनी उसको, अभी कहते हैं जी गिलानी साहब के बेटे की शादी हो तो कितनी गाड़ियां उनको तोहफे में मिली। हाँ जी। अब लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि वो इनडायरेक्ट रिश्वत थी, नहीं थी, वो क्या था भाई, जिसका दो दिल करे जिसको दे दे। तो इस सूरत हाल में भी आप नहीं समझते कि ये अगर उन्होंने दिया, ठीक है, तो कोई जुर्म तो नहीं बना ना सर, या बना? नहीं, इसको यही इम्पोर्टेंट इशू ये है कि ऑफेंस क्या बनेगा। हाँ, इसके दो पहलू हैं, एक ट्रैपिंग फॉर द पर्पसेस। सर अगर इजाजत दें एक क्विकली ब्रेक लेता हूं, मैं यहीं से आपसे शुरू करूंगा जी, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। जो सब एक सवाल और कर लूं ताकि फिर डिटेल में आप जाएं। मुझे बताएं कि अभी चीफ जस्टिस साहब का हुकूमत से उनका मसला, सर ISI के जब वो मिसिंग पर्सनस की बात करते हैं उनके समय मसले से मुराद मतलब ये कि उनको डायरेक्ट वो कन्फ्रंट हो रही हैं चीज़ें, कभी IGFC को कॉल कर लिया जाता है, उसके बाद बड़े बड़े बिजनेस टाइकून से, मलिक रियाज के मैं एक नाम लेता हूँ, वो भी जिनके बारे में ये ख्याल किया जा रहा है कि जी हर चीज़ उनके मुट्ठी में, हर चीज़ उनके हाथ में, दीगर हर फ्रंट पर आपके ख्याल में ये चीज़ हैंडल कर लेंगे चीफ जस्टिस? पहली बात तो यह है कि चीफ जस्टिस की ज़ात के हवाले से कि वो डिटर्मिन्ड आदमी है, ये तो एक पहलू है। और पर्टिकुलरली 2007 के बाद चूँकि सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई और पूरी कौम ने और मीडिया और पाकिस्तान के वकला और सिविल सोसाइटी ने पर्टिकुलरली उनके उस काज को प्रमोट किया, सपोर्ट किया, बिल्कुल सपोर्ट किया और साथ खड़े हुए और लोगों ने जानें भी दी और जो कुर्बानी जिसकी बनती थी वो उसमें शरीक हुआ। तो मेरे नुक्ते नज़र से और सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस ने विद फैमिली इलीगल डिटेंशन को सर्वाइव किया, रिस्पेक्टेबली रेजिस्ट किया।
और फिर रेस्टोरेशन हुई। मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल ही गलतफहमी होगी अगर कहीं है कि इसको वो डिमॉलिश करके निगेट करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को, जुडिशरी को, जुडिशल वर्डिक्ट को, जजमेंट्स को वो सरवाइव कर लेंगे। मेरे नुक्ते नज़र से ये गलतफहमी है बहुत बड़ी, और जिसका शायद ये मौजूदा इवेंट जो है जिसमें अब अरसलान और मलक रियाज और बहुत सारे लोग जो हैं अब इन्वॉल्व हैं, मेरा ख्याल है कि ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है पाकिस्तान की जुडिशियल, पॉलिटिकल एंड जुडिशरी वर्सेस आपकी हुकूमत, गवर्नमेंट, प्रेसिडेंसी भी मैं उसमें शामिल करूंगा, वर्सेस एजेंसीज आपकी, वर्सेस आपकी आर्मी का भी नाम उसमें लिया जा रहा है कि यहाँ पे तो मतलब, तो आप समझते हैं कि देयर इज, मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आप स्कैनिंग करेंगे, अगर आप एनालाइज करेंगे, अगर आप इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं मुख्तलिफ सतह पे वो यकीनन आइडेंटिफाई होंगे, ठीक, क्योंकि मैं इसको कतन 30-40 करोड़ का इशू करार नहीं दे रहा। मलक रियाज के लिए 30-40 करोड़ पीनट से भी कम है। जिस तरह लैंड ग्रैबिंग, लीगल इलीगल जो भी सिलसिला मुख्तलिफ सेक्शंस में गवर्नमेंट की ज़मीनें लोगों को मार के, लोगों को डरा धमका के पूरा एक सर्कल क्रिएट किया हुआ है जिसके ज़रिए ये सारी बिजनेस हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि इसमें ठीक बहुत सारे लोग इस मूव के अंदर शामिल हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस वो ये समझते हैं कि इस वक्त उसको टारगेट करना असेंशियल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का प्राइमरीली आप ये समझते हैं कि चीफ जस्टिस साहब को बाय प्लान, बाय डिजाइन टारगेट किया गया। इट्स ए जुडिशरी एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, लेकिन अदलिया, ठीक, चूंकि उनके इस मामले में अरसलान का मामला आ गया तो वो ये समझते हैं कि इट इज द हाई टाइम। मैं सर उस पर वापस आता हूँ। सर डॉक्टर साहब आपका क्या कहना है? फैसल साहब, लकीली इस वक्त जो जुडिशल मूवमेंट है उस हिस्टोरिकल मूवमेंट के 3 मुख्तलिफ किरदार लायर विंग को रिप्रेजेंट कर रहे थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल वर्कर्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, सिविल सोसाइटी को ये रिप्रेजेंट कर रहे थे। वो फोर्सेस जिन्होंने अदलिया की आज़ादी के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए कुर्बानियाँ दी, अपना रोल अदा किया। जिस तरीके से जस्टिस इफ्तिखार साहब इस मुल्क में करप्शन के हवाले से एग्रेसिव रोल अदा कर रहे थे, और साइड बाय साइड इस मुल्क की जो रूलिंग क्लासेस है उनके जो बेटे हैं, उनके जो बरखुरदार हैं और उनके जो लौंडे और उनकी जो औलादें हैं वो गुल खिला रही थी। इस सारे माहौल के अंदर मैं समझता हूँ एक कॉन्स्पिरेंसी इवॉल्व की गई है फॉर टू डिफेम जस्टिस साहब, टू डिफेम जुडिशरी। और आई फुल्ली एग्रो, जाहिद बुखारी साहब जो कि वकील हैं मलिक रियाज के, और सरदार इसाक जो कि वकील हैं डॉक्टर असलान के, उन दोनों हजरात का कहना यह और इन दोनों पार्टीज़ का ख्याल है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वाकया। तो फिर सर आउट ऑफ नोवेयर ये बात कैसे, 2 एंकर्स 4 एंकर्स अगर बोलें तो क्या? देखिए वो ग्राउंड रियलिटी तो और है ना। 2 वकील अगर ये कह रहे हैं कि ये वाकया नहीं हुआ, बट द थिंग इज कि चीज़ें तो एग्जिस्ट तो करती हैं। अगर वो कहते हैं कि हम गए, उन्होंने हमें सबूत दिखाए और ये चीज़ें और ये इनका ये मतलब हमारे नज़र में निकलता है, तो सर फिर वो, और फिर उससे अगर उन्होंने ये दिखाए हैं तो फिर ना क्यों किए, मतलब ये तो दिखाते ही ना। देखें पिछले 65 साल से इस मुल्क के अंदर एक प्रॉब्लम रही है कि जो यहाँ की बिजनेस क्लास है, इवन मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, जब मैं एडवाइज़र था इन दी बोथ एरा ऑफ द मोहतरमा बेनज़ीर गवर्नमेंट, कराची से बिजनेस कम्युनिटी आती थी और उनके जो अंदाज़ और अतवार होते थे, और एक छोटे छोटे वर्करों को भी प्लीज़ करने के जो अंदाज़ होते थे, वो टारगेट करते थे कि अगर फ़र्ज़ माल यूसुफ रज़ा गिलानी इज़ अ प्राइम मिनिस्टर, उसने एक छोटा सा एक पॉलिटिकल वर्कर कोऑर्डिनेटर बनाया, वो 70 करोड़ लेके खा के भाग गया वो खुर्रम रसूल। इस तरीके से जो बिजनेस क्लास है उस वो अपने इंटरेस्ट और अपने बेनिफिट्स के लिए, मलक रियाज साहब जो बिजनेस टाइकून है, और मैं आई फुल्ली एग्री विद चौधरी साहब कि उनके नज़दीक 30-40 करोड़ रुपया तो ऐसे है जैसे 30-40 लाख रुपया है, और उनका 30-40 रुपये कहिए, हाँ 30-40 रुपये, और उनका स्टाइल है, उनकी स्टाइल है कि वो रूलिंग क्लास को हंट करते हैं, और उनकी मजबूरी भी है। मैं समझता हूँ उनको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, अपने बिजनेस को प्रोटेक्शन देने के लिए उन्होंने मुशर्रफ से ताल्लुकात रखे, उन्होंने जरदारी साहब से ताल्लुकात रखे, उन्होंने इक्वली शहबाज शरीफ से ताल्लुकात रखे, उनके नवाज शरीफ से ताल्लुकात है। वाहिद एक इमरान खान बचा हुआ है जो अभी तक ऑन ग्राउंड रिकॉर्ड पे नहीं आया हुआ
कि जनाब मलिक रियाज साहब जो है उनकी पिच पे है, वरना इस मुल्क का उस दिन भी टीवी पे किसी उस पे वो फरमा रहे थे जनाब एक साहब के पीटीआई के जलसों को मलिक रियाज साहब सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, मैंने खुद सुना टीवी पे। अगर वो कर रहे होते ना तो कोई ना कोई इस तरीके से वो चेक और वो कोई ना कोई सबूत जो है मार्केट के अंदर आ चुके होते हैं, क्योंकि मलिक रियाज साहब को ये पता है कि मेरे बिजनेस इंटरेस्ट है और मेरे बिजनेस इंटरेस्ट किसने पूरे करने हैं। और मैं इसमें कोई बात नहीं, मैं डिफेंड नहीं करता कि अगर जस्टिस साहब का जो बेटा है वो ट्रैप नहीं हुआ होगा, क्योंकि यहाँ की जो बिजनेस क्लास है। डॉक्टर साहब दो बातें, या तो ऐसा वाकया हुआ है तो या ऐसा वाकया नहीं हुआ, ठीक है सर, बीच की चीज नहीं होगी। अगर हुआ है सर तो सर पहली बात के चीफ जस्टिस साहब के साहबजादे ने क्यों लिए वो पैसे, ठीक है ना। अभी मैं आपको ये बात भी बताता हूँ कि कुछ शादी थी उनके साहबजादे की, सेकंड मैरिज जो थी, और जिस तरीके से उसके फंक्शंस हुए हैं और जिस किस्म के उसमें मतलब सिंगर्स को बुलाया गया जो 25-25, 20-20 लाख रुपए लेते हैं, तो क्या उस वक्त उनको नजर नहीं आ रहा था खर्चे कहाँ से हो रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है अगर हुआ। क्योंकि सर देखिए, अगर मैं अपने घर में रहता हूँ और मेरे वालिद मुझे देखते हैं, मेरा लाइफस्टाइल ही चेंज होना शुरू हो जाता है। ऑब्वियसली 40 करोड़ इज नॉट अ जोक। अगर हुआ है तो कि मेरे कपड़ों के मैं डिजाइनर ब्रांड्स पर गाड़ी में और नौयत की रखूंगा, मैं घड़ी और नौयत की पहनूंगा, मैं मेरा, तो यू कांट हाइड इट। मैं समझता हूं कि दिस इज अगेन अ क्वेश्चन मार्क। देखिए बात ठीक है, मैं भी औलाद वाला हूं, आपकी तरफ आ रहा हूं। बच्चे जो है वो खराब होते रहते हैं, बच्चे जो है अपना काम करते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। बच्चा अपना इंडिविजुअल है, चीफ साहब अपना इंडिविजुअल है, लेकिन जो उन्होंने जेस्चर दिखाया है, जस्टिस पे बिल्कुल जेस्चर दिखाया है, वो 12:30 बजे सोमोटो ले, वो रिमार्केबल है इस मुल्क की हिस्ट्री के अंदर। अगर हुक्मरानों ने स्टेटमेंट बड़ी काबिल तारीफ कि इफ फाउंड गिल्टी, बिल्कुल अगर जुडिशरी के हुक्मरान हो और अपने बच्चों को अकाउंटेबिलिटी में ले आए तो ये तो प्रेसिडेंट आई थिंक पहले दफा हुआ है, ऐसे पहले नहीं हुआ, ऐसा नहीं डॉक्टर साहब। नहीं, बिल्कुल वो एग्जैक्टली यही पॉइंट आ गया। मैं यही बात करने वाली थी कि मतलब ये एक अजीब बात है ना, हम एडल्ट्स की बात कर रहे हैं। अब हमारे बच्चे अगर कोई ऐसा काम करते हैं तो हम उसके जिम्मेदार तो नहीं है ना, वो एडल्ट है, वो जो भी उन्होंने किया वो उसकी जिम्मेदार खुद है। तो मुझे लगता है ये जो अप्रोच है, मतलब उसमें ये देखना है कि जाहिर है कि अगर केस जाएगा अदालत में, उसमें इंसाफ हो रहा है या नहीं हो रहा, मगर उसमें चीफ जस्टिस साहब को लेकर आना कि यू नो उस अंदाज से उन्होंने जो 3 मेंबर बेंच को हेड करते हैं अपने आप को अलग भी तो कर दिया। अपने आप को उनका वहाँ बैठना बनता नहीं है। और वो तो मेरे ख्याल है उसको इस तरह से देखना चाहिए, उसको इस तरह से जोड़ के नहीं। बाकी ये कि हर एक की औलाद ये कर सकती है, मतलब बहुत ऐसे लोग जो बहुत क्रेडिबल रहे हैं और जिन्होंने कभी कोई बेईमानी नहीं की और उनके बच्चे जो हैं वो उस लाइन पे नहीं है। मतलब वो हम बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं, मैं उनके नाम लेना नहीं चाहती हूँ यहाँ पे। तो एक तो ये इशू है। तो मतलब बाप का किरदार बच्चे के किरदार की रिफ्लेक्शन नहीं होता, या बच्चे का किरदार नहीं होता, दोनों का सेपरेट बिल्कुल, क्योंकि एडल्ट है ना, मतलब उनका बेटा एडल्ट है। अगर वो उसने कोई ऐसा काम किया है तो फिर ठीक है, अदालत उसको देखे और उसको, मतलब ये चीज़ों को इस तरह से जोड़ना। बाकी ये ज़रूर है कि मैं ज़्यादा तौर पर समझती हूँ कि गो के बहुत सारी चीज़ें हमें लगता है कि मतलब जुडिशरी के अंदर इस वक्त हमें लगता है बाज़-औक़ात ओवर स्टेपिंग हो रही होती है, मतलब जो एग्जीक्यूटिव या पार्लियामेंट की जो जुरिस्डिक्शन है हमें लगता है। मगर आई थिंक कि जो एक हिस्टोरिक फेज में जुडिशरी का रिवाइवल हुआ है ना, वो अगर ये सारे जो जस्टिसेस है ना, जो सुपीरियर जुडिशरी चाहे भी तो उसको रिवर्स नहीं कर सकती। मतलब वो एक ऐसे हालात में वो उसकी नेचर बदली है कि अब ये जजेस की बस की बात ही नहीं है कि वो ऑब्जेक्टिवली काम ना करें। उनको ज़्यादा वो मजबूर है कि उनको बहुत ही इंसाफ के साथ रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करना है। और दूसरी बात जो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी ज़रा देखना होगा हमें कि 60-65 सालों में हमारे फौजी और सिविलियन हुक्मरानों ने और सिविल ब्यूरोक्रेसी ने मिलके पाकिस्तान के अंदर कानून की धज्जियां उड़ाईं, आइन को गारत किया और इस रियासत की बुनियाद जो है उसको स्टेबल होने ही नहीं दिया। अब जबकि इस मूवमेंट के नतीजे में ये एक कोशिश जारी है कि यहाँ इक्वालिटी बिफोर लॉ हो, कानून की हुक्मरानी हो, आइन यहाँ चले, इदारे आइन के मुताबिक काम करें। आपको कई जगह दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, अमेरिका में ये हुआ, बरतानिया में हुआ, यहाँ इंडिया में हुआ, तो ये टेंशन्स और एक दूसरे के तनाव जो हैं एग्जेक्टिव और जुडिशरी और पार्लियामेंट और कांग्रेस के, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि एक माइंडसेट बन गई कि हम प्रिविलेज्ड लोग हैं, हम बड़े हैं, हम पीर हैं, हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम लैंडेड एरिस्टोक्रेसी का हिस्सा हैं, अनटचेबल हैं, हमारा और कॉमन मैन का क्या मतलब है मुकाबला। इसलिए अब वो प्रॉब्लम हो रहा है कि रूल ऑफ लॉ आगे बढ़ेगा तो आपके पर्सनल प्रिविलेजेस,
कर्टेल होंगे, आपको कानून की हदूद के अंदर चलना होगा। ये तो अभी हमने आगाज़ किया है उस सफ़र का, और रोज़ हम डेमोक्रेसी का रोना रोते हैं। दुनिया में तस्लीम शुदा ये असूल है कि डेमोक्रेसी विदाउट एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी इसका तस्वर ही नहीं किया जा सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक एफर्ट है कि इस जुडिशरी को निप द ईवल इन द बड, वो ये ईवल समझते हैं। बाय whom? बाय द गवर्नमेंट, बाय द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आई रिपीट, वो जो आई एक्सप्रेस चीफ जस्टिस ने हाथ डाला पीएम के ऊपर और आगे पीछे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक नतीजा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके उन्होंने कहा कि जी हमारा कोई ताल्लुक। मैं गुजारिश करूँ, ये एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मेरा परसेप्शन ये है, इसमें सिविल ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, इसमें इंटेलिजेंस एजेंसियों का अपनी नाराज़गियाँ और उनकी रेस्ट्रेंट्स और उनके रिस्पॉन्सेज शो करते हैं। फ़ौज के बहुत सारे हिस्से जो हैं इसमें आ सकते हैं, डायरेक्टली हो सकते हैं इसमें, लेकिन ये पूरा एक प्रोग्राम है। लेकिन ना ठीक, बाकी चीज़ों के अलावा, करप्शन के अलावा, आप सिर्फ करप्शन एग्जेक्टिव में मत देखें, आपकी करप्शन ओवरऑल निज़ाम के अंदर सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी समेत आपके इंडस्ट्रियलिस्ट क्या कर रहे हैं, आपका जिम्मेदार क्या कर रहे हैं। सर इसमें डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, इसमें गेन किसका? अगर चीफ जस्टिस का उन्होंने फरमाया डॉक्टर साहिबा ने कि वो उनके बेटे एज एन एडल्ट अगर हुआ है, इफ इट हैज हैपेंड, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द चीफ जस्टिस। गेन क्या हुआ सर? मैं कहता हूँ मीडिया पे आ गया, बदनामी हुई, बस कोई बदनामी नहीं है। वो अपने बेटे को अगर फाउंड गिल्टी सजा हो जाती है वो तो चैंपियन मान जाएगा। इस्लामिक हिस्ट्री के बाद ये इस किस्म की प्रेसिडेंट, और मैं इस चीज़ के भी खिलाफ हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने कहा गया कि चीफ जस्टिस साहब ना बैठे, ये तो बहुत बड़ी प्रेसिडेंट होती कि चीफ जस्टिस का बेटा अगर मुजरिम होता, चीफ जस्टिस अपने बेटे को सजा दे रहा था। और मुझे और तमाम पॉलिटिकल वर्करों की स्ट्रगल के नतीजे में मैं बिलीव करता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये काम करते अगर वो विस्परिंग के ऊपर, मर्मरिंग के ऊपर एक सुओ मोटो एक्शन लेके अपने बेटे को अदालत में बुला लेते हैं। अभी तक तो दूसरे लोग भागे हैं जिन्होंने शवाहिद देने हैं। अभी तक तो चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने शो किया है कि मुझे नहीं पता, इफ देयर इज एन एक्शन बाय द डॉक्टर अरसलान दैट्स एन इंडिविजुअल एक्शन, और अगर मेरा बेटा भी मुजरिम है तो मैं उसको सजा दूंगा और इक्वली उसको पनिश किया जाएगा। मैं समझता हूं कि ये एक स्टेप जो है रूल ऑफ लॉ की तरफ बढ़ा है, इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी की तरफ बढ़ा है, और वो कुर्बानियाँ जो हम लोगों ने इस आज़ाद अदलिया के लिए दी हैं, आज मैं समझता हूँ मेरा सर जो है फ़ख्र से बुलंद हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने बेटे को अदालत के अंदर तलब किया। एक फिक्रा मैं कहना चाहूँगा, फरजाना से आप कुछ बात करना चाहते थे। देखिए, बहुत सारी चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं, कई चीज़ों से इनकार किया जा रहा है, ये भी है। इसके बावजूद मुकम्मल इंक्वायरी इस सारे इशू पे होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज इंक्वायरी अगर हमने इसको अधूरा छोड़ दिया तो फिर मैं ये समझता हूँ कि आइन की हुक्मरानी बशमूल अदलिया का फैसले करने का जो अमल है रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल रूल के लिए, ठीक, वो कमज़ोर पड़ जाएगा। इसको हमें डिफेंड करने की शदीद ज़रूरत। लास्ट स्टेटमेंट लास्ट मैं तो ये सिर्फ यही बात करना चाहूँगी, देखिए जो बाकी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं रियासत के, मतलब चाहे आप एग्जेक्टिव को देख लें या पार्लियामान को देख लें, और जहाँ वहाँ पे जो हालात हैं, जो इनएफिशिएंसी है, जो करप्शन है, उस लिहाज से जुडिशरी, जो कि पहले जुडिशरी का भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है हमारे मुल्क के अंदर, अब जुडिशरी का इंस्टीट्यूशन का बहुत हद तक मजबूत हो जाना, मैं समझती हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत एक बेहतर स्टेप है, और इसकी उम्मीद है, इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, बट आई थिंक इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप, एंड इट्स बिकॉज ये लोगों की जिद्दोजहद के नतीजे के तौर पे जो भी आज जुडिशरी का रोल है, बिकॉज वो अगेन वही मैं बात करूंगी कि उसने जुडिशरी की शक्ल को बदल के रख दी है। ठीक, एनीवे जी, बहुत बहुत शुक्रिया इकराम चौधरी साहब आपका, डॉक्टर साशा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, डॉक्टर फरजाना बारी थैंक यू सो मच, डिस्पाइट कि आप इतना ट्रैवल करके आई हैं, यू स्टिल जॉइंड अस इन आवर शो। इंशाल्लाह जी आपसे कल मुलाकात होगी 8 बजे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।